हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूपीएससी विद डीएस में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं विजन आईएएस का पीटी 365। यह साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, जिसमें अभी हमने एक टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी को कवर अप कर चुके हैं। यह हमारा सेकंड टॉपिक है, सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर। चलिए देखते हैं इस टॉपिक में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। भूस्थानिक प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले भूस्थानिक डेटा क्या होता है। भूस्थानिक डेटा वह जानकारी है जो पृथ्वी की सतह पर या उसके निकट किसी स्थान पर वस्तुओं, घटनाओं या अन्य विशेषताओं का वर्णन करती है। इसमें शामिल है पहला, वेक्टर एंड एट्रीब्यूट्स। इसमें किसी स्थान के बारे में बिंदु, पॉइंट्स, रेखाएं, लाइंस और बहुभुज तथा अन्य विवरणात्मक जानकारियां शामिल होती हैं। दूसरा, रेस्टर एंड सैटेलाइट इमेजनरी। उच्च रिजोल्यूशन इमेजनरी के माध्यम से पृथ्वी का विहंगम चित्र प्रदान करता है। अब आता है भूस्थानिक प्रौद्योगिकी के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं। जीआईएस में या स्पेशियल एनालिटिक्स में, डेस्कटॉप में, वेब क्लाउड में और मोबाइल में। जीएनएसएस एंड पोजिशनिंग में के अंतर्गत नौवहन, इंडोर पोजिशनिंग और सर्वेक्षण के अंतर्गत इसका उपयोग किया जाता है। भू पर्यवेक्षण में उपग्रह सुदूर संवेदन के लिए, हवाई मानचित्रण के लिए और ड्रोन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर स्कैनिंग के संदर्भ में लेडार में, लेजर स्कैनिंग में और रडार के अंतर्गत इसका उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय भूस्थानिक नीति सुर्खियों में क्यों। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय ने नागरिक केंद्रित राष्ट्रीय भूस्थानिक नीति 2022 को अधिसूचित किया है। इसका विजन एवं लक्ष्य वैश्विक नेतृत्व करता है। इसका लक्ष्य उच्च स्तरीय नवाचार पारितंत्र के साथ भारत को वैश्विक भूस्थानिक क्षेत्र में एक वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करना है। एकीकृत नीति। इस नीति का उद्देश्य देश में एक मजबूत राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का निर्माण करना है, ताकि इसका लाभ उठाकर डिजिटल अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ाया जा सके और सार्वजनिक सेवाओं के वितरण को बेहतर किया जा सके। डेटा का बेहतर उपयोग, निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना होता है। अब संस्थागत फ्रेमवर्क। संस्थागत फ्रेमवर्क क्या है। भूस्थानिक डेटा संवर्धन और विकास समिति का गठन। इस समिति का गठन भूस्थानिक डेटा के संदर्भ में राष्ट्रीय स्तर पर उचित दिशा निर्देशों, रणनीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करने और लागू करने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में किया जाएगा। जीडीपीडीसी राष्ट्रीय स्थानिक डेटा समिति की जगह लेते हुए कार्यों और शक्तियों को धारण करेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की भूमिका। यह पहले की तरह सरकार के एक नोडल विभाग के रूप में अपना कार्य जारी रखेगा। जीडीपीडीसी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को उपयुक्त सिफारिशें भी प्रदान करेगी। भूस्थानिक अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूस्थानिक डेटा अवसंरचना कैसी होनी चाहिए, इसको देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग 14 ग्लोबल फंडामेंटल जियो स्पेशियल डेटा थीम्स को मान्यता देता है। जीडीपीडीसी पर्यावरण, वन जैसे अलग अलग क्षेत्रों के लिए इन डेटा थीम्स को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप राष्ट्रीय मौलिक भूस्थानिक डेटा थीम्स के रूप में अपनाएगा और विकसित करेगा। राष्ट्रीय भूस्थानिक डेटा रजिस्ट्री। यह डेटा सेट सेवाओं के आंकड़ों के एक साझा सेट के रूप में कार्य करेगी तथा सभी हितधारकों के लिए आसानी से उपलब्ध होगी। एकीकृत भूस्थानिक इंटरफेस। भूस्थानिक डेटा के इस्तेमाल के आधार पर उपभोक्ता उन्मुख उत्पाद, अनुप्रयोग, सेवाएं एवं समाधान प्रदान करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। भारतीय सर्वेक्षण। यह एजेंसी जीडीपीडीसी के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के अधीन भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू संरचना संस्थान, अन्य संस्थानों और निजी क्षेत्र के सहयोग से एनजीडीआर तथा यूजीआई के विकास और संचालन के लिए उत्तरदायी होगी। मानचित्रण अवसंरचना। यह नीति राष्ट्रीय मानचित्र नीति 2005 की जगह लेगी। भूस्थानिक ज्ञान अवसंरचना यह ज्ञान और स्वचालन के लिए महत्वपूर्ण भूस्थानिक घटक प्रदान करेगा। जीकेआई को चौथी औद्योगिक क्रांति संबंधी प्रौद्योगिकी और बढ़ती डिजिटल अवसंरचना के साथ भूस्थानिक डेटा के एकीकरण द्वारा सक्षम बनाएगा। भूस्थानिक शिक्षा और कौशल विकास। इस नीति के तहत निम्नलिखित संस्थानों को भूस्थानिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें शामिल है राष्ट्रीय भूसंरचना विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, कोई भी अन्य उपयुक्त संस्थान चाहे सार्वजनिक हो या निजी हो। जीडीपीडीसी के तहत भूस्थानिक औद्योगिक विकास बोर्ड नामक एक सलाहकार निकाय का गठन किया जाएगा। यह निकाय भारतीय भूस्थानिक संस्थाओं का आधुनिकीकरण करने में मदद करेगा। डिजिटल ट्विन्स। डिजिटल ट्विन्स क्या है। डिजिटल ट्विन्स किसी भौतिक संपत्ति, प्रक्रिया या सेवा की एक आभारी प्रतिकृति होती है।
इसकी रणनीतियाँ एवं दृष्टिकोण क्या क्या है? रणनीतियों में आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए। यह नीति स्थानीय रूप से उपलब्ध और स्थानीय रूप से प्रासंगिक मानचित्रों व स्थानिक डेटा के महत्व को उजागर करती है। एकीकृत भूस्थानिक सूचना फ्रेमवर्क, यह नीति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को अपनाने पर बल देती है। डेटा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी अवसंरचना, यह नीति मौजूदा डेटा संचार और ICT अवसंरचना के आधार पर भूस्थानिक डेटा अवसंरचना की स्थापना को बढ़ावा देगी। नवाचार, यह नीति इस भूस्थानिक क्षेत्र में नवाचार सृजन और विचारों के शुरुआती चरण में मदद तथा स्टार्टअप की पहलों की सहायता व उन्हें मदद में बढ़ावा देगी। मानक, यह नीति मुक्त मानकों, मुक्त डेटा और प्लेटफॉर्म को प्रोत्साहित करेगी। अब आता है प्रारूप राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क नीति। यह इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क नीति को संशोधित प्रारूप जारी किया है। राष्ट्रीय NDG-FP के बारे में, यह नीति इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज पॉलिसी 2022 का प्रारूप संशोधित संस्करण है। इसका लक्ष्य वर्तमान और दशक की उभरती प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं के अनुरूप डेटा तक पहुंच, गुणवत्ता और उपयोग को बढ़ाना होता है, जिसका उद्देश्य डिजिटल अभिशासन में तेजी लाना, सरकार के सभी स्तरों में मानकीकृत डेटा प्रबंधन और सुरक्षा मानक सुनिश्चित करना आदि होता है। प्रयोज्यता, यह सभी सरकारी विभागों और संस्थाओं, सभी गैर व्यक्तिगत डेटा सेट एवं डेटा एवं मंच और शोधकर्ता और स्टार्टअप्स की इस तक पहुंच और उपयोग को नियंत्रित करने के लिए नियमों और मानकों आदि पर लागू होगी। गैर व्यक्तिगत डेटा को डेटा के किसी भी ऐसे समूह के रूप में संदर्भित किया जाता है जिसमें व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य सूचना शामिल नहीं होती है। उदाहरण के लिए मौसम या आपूर्ति श्रृंखला पर डेटा व्यक्तिगत डेटा हो, अनामित व्यक्तिगत डेटा होता है। गैर व्यक्तिगत डेटा के प्रकार: सार्वजनिक गैर व्यक्तिगत डेटा, सार्वजनिक गैर व्यक्तिगत डेटा और सामुदायिक गैर व्यक्तिगत डेटा और निजी गैर व्यक्तिगत डेटा। सार्वजनिक में, यह सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित कार्यों के दौरान सरकार द्वारा एकत्र या उत्पन्न किए जाने वाला डेटा होता है। ये उदाहरण के लिए भूमि उपयोग या वाहन पंजीकरण के उपयोग गोपनीय डेटा को सार्वजनिक गैर व्यक्तिगत डेटा माना जा सकता है। सामुदायिक गैर व्यक्तिगत डेटा यह स्वाभाविक रूप से व्यक्तियों की समुदाय से प्राप्त अपरिष्कृत तथा तथ्यात्मक डेटा होता है। उदाहरण के लिए नगर निगमों या सार्वजनिक विद्युत उपकरणों द्वारा एकत्र किए गए डेटा सेट होता है। निजी गैर व्यक्तिगत डेटा, यह वह डेटा होता है जो निजी संस्थानों द्वारा या स्वामित्व ज्ञान की आदि के एकत्र या उत्पन्न किया जा सकता है। NDG-FP की आवश्यकता क्यों? डेटा आधारित गवर्नेंस को प्रोत्साहित करने हेतु। दूसरा, सरकारी डेटा संग्रह एवं प्रबंधन प्रक्रिया में परिवर्तन और आधुनिकीकरण करने के लिए। तीसरा, डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए। और चौथा, डेटा गोपनीयता मानकों के सृजन में मदद करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। अब आता है NDG-FP के तहत प्रमुख घटक। भारतीय डेटा सेट प्लेटफॉर्म, यह एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है। यहाँ सभी सरकारी संस्थाओं द्वारा एकत्रित भारतीय नागरिकों या भारत में रह रहे लोगों से एकत्र किए गए अनामीकृत या अनामित गैर व्यक्तिगत डेटा सेट का संग्रह किया जाता है। यह प्लेटफॉर्म अनुरोधों को संसाधित कर भारतीय शोधकर्ताओं और स्टार्टअप्स को डेटा सेट तक पहुँच प्रदान करेगा। NDG-FP निजी कंपनियों का लागू नहीं होता है, लेकिन वे स्वेच्छा से अपने डेटा सेट का डेटा रिपोजिटरी में संग्रहित कर सकते हैं। ऐसे डेटा के मुद्रीकरण हेतु कोई प्रावधान नहीं किया जाता है। भारत डेटा प्रबंधन कार्यालय, भारत डेटा प्रबंधन कार्यालय यह मैत्री के अधीन डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत स्थापित किया गया है। इसमें के अंतर्गत IDMO के कार्य भारतीय डेटा सेट प्लेटफॉर्म का निर्माण करना, डेटा उपयोग को सुरक्षा प्रदान करना तथा सरकारी निकायों का क्षमता निर्माण करना होता है। भारतीय डेटा प्रबंधन कार्यालय, यह MEITY के अधीन डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन DIC के तहत स्थापित किया गया है। डेटा प्रबंधन इकाइयाँ, प्रत्येक मंत्रालय या विभाग में मुख्य डेटा अधिकारी की अध्यक्षता में DMO स्थापित की जाएगी। DMO इस नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए IDMO के साथ मिलकर कार्य करेंगे। संबंधित सुर्खियों में नीति आयोग ने मुक्त सार्वजनिक उपयोग के लिए नेशनल डेटा एंड एनालिटिकल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। NDAP के बारे में, NDAP नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया उपयोगकर्ताओं के अनुकूल वेब प्लेटफॉर्म होता है। यह सभी उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ होता है। इसके कार्य एक प्लेटफॉर्म पर अलग अलग सरकारी एजेंसियों के मूलभूत डेटा सेट उपलब्ध कराए गए हैं। यह डेटा को सुसंगत तरीके से प्रस्तुत करता है, साथ ही यह एनालिटिक्स और विजुअलाइजेशन के लिए टूल भी प्रदान करता है।
एनडीएपी की शासन संरचना, यह नीति आयोग के उपाध्यक्ष की एक उच्च अधिकार प्राप्त एक अंतर मंत्रालयी संचालन समिति द्वारा गठित की जाती है। यह समिति इस प्रणाली को दिशा प्रदान करती है और प्रगति की निगरानी करेगी। दूसरा, एक तकनीकी सलाहकार समूह गठित किया जाएगा जिसमें यह विशेषज्ञ परामर्श प्रदान करेगा। परियोजना प्रबंधन इकाई गठित की जाएगी, यह जो विभिन्न हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित करेगी। एक प्रौद्योगिकी वेंडर का प्रावधान किया जाएगा और यह प्रौद्योगिकी वेंडर का प्रावधान किया जाएगा, दोनों में सेम होगा। संबंधित सुर्खियाँ, डेटा एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ने BIS ने भारत के डेटा एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर का समर्थन किया है। डेटा एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर के बारे में, यह बेहतर डेटा गवर्नेंस दृष्टिकोण के लिए एक संयुक्त सार्वजनिक निजी प्रयास है। यह इंडिया स्टैक की अंतिम परत बनाता है। इंडिया स्टैक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का एक सेट होता है। यह सरकारों, व्यवसाय, स्टार्टअप्स और डेवलपर्स को एक विशेष डिजिटल अवसंरचना का उपयोग करने की अनुमति देता है। यह बिना किसी उपस्थित हुए कागज रहित और नकदी रहित सेवा वितरण का लक्षित होता है। कार्य में यह एक डिजिटल ढांचा तैयार करता है। यह ढांचा उपयोगकर्ताओं को सहमति प्रबंधकों जैसे तीसरे पक्ष की संस्थाओं के माध्यम से अपनी शर्तों पर अपना डेटा साझा करने की अनुमति देता है। इसके उपयोग में DEPA का पहला उपयोग वित्तीय क्षेत्र में रहा है। इसका परीक्षण स्वास्थ्य क्षेत्र के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी किया जा रहा है। अब आता है योटा D1। यह देश का सबसे बड़ा और उत्तर भारत का पहला हाइपर स्किल डेटा सेंटर ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया है। डेटा सेंटर के बारे में, यह एक केंद्रीकृत स्थान में एक समर्पित सुरक्षित जगह होती है। यहाँ कंप्यूटिंग और नेटवर्किंग उपकरण बड़ी मात्रा में डेटा एकत्रण, भंडारण, प्रसंस्करण, वितरण एवं पहुंच की अनुमति देने के उद्देश्य से स्थापित किए जाते हैं। ये निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करते हैं जिसमें नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटिंग साधन। नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वर आदि को अंतिम उपयोगकर्ता स्थलों से जोड़ता है। स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा स्टोर करता है। कंप्यूटिंग संसाधन, प्रसंस्करण, मेमोरी आदि प्रदान करते हैं जो एप्लीकेशन को चलाते हैं। अब आता है 5G या पाँचवीं पीढ़ी। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने देश के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किया है। अन्य संबंधित तथ्य, 5G टेस्ट बेड को IIT मद्रास के नेतृत्व में 8 संस्थानों और बहु संस्थान भागीदारी परियोजना के रूप में विकसित किया गया। यह देश का पहला 5G टेस्ट बेड है। इसकी मदद में स्टार्टअप्स और उद्योग जगत के प्रतिभागी स्थानीय स्तर पर अपने उत्पादों का परीक्षण और सत्यापन कर सकेंगे। 3G, 4G और 5G के बीच तुलना देख लेते हैं। 3G की शुरुआत 2004-06 में हुई थी, जिसकी बैंडविड्थ 2 Mbps से है तथा लेटेंसी 100 से 150 मिलीसेकंड और गति 144 kbps इसकी गति होती है। 4G को 2006 से 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसकी 200 Mbps इस बैंडविड्थ है और 20 से 30 मिलीसेकंड है और यह 25 Mbps की स्पीड से कार्य करता है। 5G को 2020 में लॉन्च किया गया। यह 1 GB से कम इसकी स्पीड होती है। यह 10 मिलीसेकंड इसका लेटेंसी होता है और 200 से 400 Mbps होता है। 6G को 2028 से 2030 में लॉन्च किया जाएगा। इसकी 1 Tbps बैंडविड्थ होगी। यह 1 मिलीसेकंड के भी कम होगा तथा 5G की तुलना में 50 गुना अधिक तेज होगा। 5G सेकुलर नेटवर्क की पाँचवीं पीढ़ी है। 5G स्पेक्ट्रम के बारे में, 5G लो बैंड, मिड बैंड और हाई बैंड। लो बैंड में यह स्पेक्ट्रम चार्ट पर 1 गीगाहर्ट्ज से कम व्यापक कवरेज लेकिन गति और लेटेंसी में सुधार होता है। कम आबादी वाले क्षेत्रों के लिए और बिल्ट अप क्षेत्रों में इंडोर कवरेज प्रदान करना होता है। मिड बैंड में रेंज 1 गीगाहर्ट्ज से 6 गीगाहर्ट्ज होती है तथा यह 5G के लिए आदर्श है क्योंकि यह लंबी दूरी तय करने के लिए काफ़ी सारा डेटा ले जाने में सक्षम होता है। हाई बैंड यह 24 गीगाहर्ट्ज बैंड और उससे ऊपर का होता है। यह कम दूरी के लिए अत्यधिक तेज गति से प्रदान करता है। 5G प्रौद्योगिकियों के विषय, यह एक एकल तकनीक नहीं है बल्कि कई तकनीकों का समुच्चय होता है। इन तकनीकों में निम्नलिखित शामिल है। विशाल बहुउपयोगकर्ता सक्षम नेटवर्क MIMO आता है। स्मॉल सेल स्टेशन, यह बेस स्टेशनों और उपयोगकर्ताओं को बिना बाधा के जोड़ता है। मोबाइल एज कंप्यूटिंग, यह है क्लाउड कंप्यूटिंग को भौतिक रूप से उपयोगकर्ता को निकट लाती है। बीम फोर्सिंग, यह ट्रांसमिटिंग इकाई और उपयोगकर्ता के बीच एक लेजर बीम की तरह होता है। नए प्रकार के नेटवर्क प्रदान करने के लिए 5G को उच्च आवृत्तियों पर संचालित किया जाता है। यह लगभग सभी व्यक्तियों, मशीनों, वस्तुओं एवं उपकरणों आदि को आभासी रूप से एक दूसरे से जोड़ने में सक्षम बनाता है।
यह उच्च थ्रूपुट एक स्थान से दूसरे स्थान पर होने वाला डेटा का प्रवाह सुविधा से युक्त होता है। इससे वर्तमान पीढ़ी के नेटवर्क की तुलना में एक समय में अधिक से अधिक कनेक्शनों के साथ संचालित किया जा सकता है। भारत में 5G को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम। पहला, सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक 5G इंडिया फोरम का गठन किया है। दूसरा, यह राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018, इसका उद्देश्य भारत में 5G सेवाओं के संबंध में उद्देश्यों को निर्धारित करना होता है। तीसरा, 5G वर्टिकल एंगेजमेंट एंड पार्टनरशिप प्रोग्राम पहल। यह दूरसंचार विभाग में इस पहल के लिए रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की है। इससे उपयोगकर्ता घटक और 5G टेक हितधारकों के बीच घनिष्ठ सहयोग को सक्षम किया जाएगा। संबंधित सुर्खियाँ। 5G एयरवेव हस्तक्षेप। नागर विमानन महानिदेशालय ने विमान रेडियो अल्टीमीटर में 5G सी बैंड स्पेक्ट्रम के संभावित हस्तक्षेप पर चिंता व्यक्त की है। इसका कारण यह है कि ये दोनों मध्य सी बैंड स्पेक्ट्रम रेंज में कार्य करते हैं। रेडियो अल्टीमीटर विमानों में उपयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण उपकरण होता है। यह विमानों के ठीक नीचे के क्षेत्र में ऊपर के विमान की ऊंचाई की जानकारी प्रदान करता है। सी बैंड में अल्टीमीटर का उपयोग विमान की ऊंचाई की अत्यधिक सटीक माप को सुनिश्चित करता है। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए सी बैंड 5G सेवाओं को शुरू करने के लिए कवरेज के साथ उच्च बैंडविड्थ सुनिश्चित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके परिणामस्वरूप इंटरनेट की गति तेज हो जाती है। निजी कैप्टिव 5G नेटवर्क। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत को निजी कैप्टिव 5G नेटवर्क को अनुमति प्रदान की है। एक निजी कैप्टिव नेटवर्क मूल रूप से केवल संबंधित उद्यम के उपयोग के लिए एक निजी संस्था द्वारा स्थापित एक नेटवर्क होता है। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में 1.5 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की स्पेक्ट्रम की बिक्री हुई है। अन्य संबंधित तथ्य। सरकार ने अलग अलग 110 बैंड्स में स्पेक्ट्रम की पेशकश की थी। 600 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज और 2300 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम को के लिए कोई बोली प्राप्त नहीं हुई है। लगभग 2/3 बोलियां 5G बैंड के लिए थीं, जबकि 1/4 से अधिक 700 मेगाहर्ट्ज बैंड के लिए थीं। भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को पछाड़ते हुए रिलायंस जियो इस नीलामी प्रक्रिया में शीर्ष बोलीदाता के रूप में उभरा है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को देखते हैं, जिसमें तरंगदैर्घ्य को दिखाया गया है। ये रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी, एक्सरे और गामा रे किस तरीके से कौन सी तरंग वर्क करती है। 5G स्पेक्ट्रम के बारे में। 5G स्पेक्ट्रम रेडियो फ्रिक्वेंसी से संबंधित होता है, जो मोबाइल उद्योग और अन्य क्षेत्रों को एयरवेव्स पर संचार के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी आवंटित की जाती है। स्पेक्ट्रम एक संप्रभु संपत्ति होती है, जो दुनिया भर के ऑपरेटर्स अपने ग्राहकों की मांग के अनुसार 5G सेवा प्रदान करने के लिए लो बैंड, मिड बैंड और हाई बैंड स्पेक्ट्रम से मिश्रण का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। ई बैंड क्या होता है? ई बैंड ब्रॉडबैंड, टेक और वाईफाई कंपनियों ने विशेष रूप से दूरसंचार कंपनियों को ई बैंड का देने का विरोध किया है। ई बैंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में 60 गीगाहर्ट्ज से लेकर 90 गीगाहर्ट्ज तक की रेडियो फ्रिक्वेंसी की रेंज होती है। ई बैंड 5G के माइक्रोवेव ट्रांसमिशन का प्रमुख समाधान है। 5G ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क। सुर्खियों में क्यों? 5G ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क और अन्य उत्पादों को एक साथ विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते पर निम्नलिखित संस्थाओं ने हस्ताक्षर किए हैं। पहला, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। दूसरा, वाईसिंग नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड और BBDN टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। RNA के बारे में। RAN एक नेटवर्क का हिस्सा होता है जो मुख्य नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को एंड यूजर्स को जोड़ता है। यह व्यक्तिगत उपकरणों को रेडियो कनेक्शन के माध्यम से नेटवर्क के अन्य भागों में जोड़ता है। RAN उपयोगकर्ताओं को रेडियो तरंगों के माध्यम से मोबाइल नेटवर्क से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण तकनीक प्रदान करता है। साथ ही वेब पर उपलब्ध सभी प्रमुख एप्लीकेशनों को एक्सेस करने के लिए RAN एक साधन के रूप में कार्य करता है। मौजूदा RAN तकनीक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में से युक्त एक एकीकृत प्लेटफॉर्म के रूप में प्रदान करती है, इसलिए इसके अतिरिक्त अपनी अलग अलग इकाइयों के लिए कई विक्रेताओं को एक साथ लाना कठिन होता है। ओपन RAN के लाभ। ओपन RAN रेडियो नेटवर्क संबंधी डेटा सेंटर इकोनॉमिक्स, विक्रेता संबंधी विविधता, नवाचार संबंधी क्षमता, बाजार की बढ़ती मांग के अनुरूप स्वचालन और प्रबंधनीयता, स्वामित्व की कुल लागत में कमी, इंटेलिजेंस और प्रोग्रामिंग नेटवर्क इसके प्रमुख लाभ हैं। ORAN
का उद्देश्य ऑपरेटरों के अलग अलग विक्रेताओं के घटकों को शामिल करना और एकीकरण में सक्षम बनाना है। ORAN एक से अधिक आपूर्तिकर्ताओं वाला रेडियो एक्सेस नेटवर्क समाधान निर्मित करता है। इस प्रकार ORAN मुख्यतः ओपन इंटरफेस के माध्यम से विक्रेता तटस्थ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का उपयोग करने पर केंद्रित है। अन्य संबंधित तथ्य स्टैंड अलोन 5G, यह एक दूरसंचार नेटवर्क होता है जहां कोर नेटवर्क और रेडियो एक्सेस नेटवर्क दोनों को 5G के अपग्रेड किया जाता है। यह LTE नेटवर्क 4G वायरलेस संचार मानकों को प्रतिस्थापित करता है। साथ ही मौजूदा 4G कोर के साथ किसी भी अंतःक्रिया के बिना 5G सेवा के पूरी तरह से स्वतंत्र संचालन को संभव बनाता है। नॉन स्टैंड अलोन 5G, इसमें नेटवर्क में केवल RAN हिस्से को ही अपग्रेड किया जाता है। इसे मौजूदा 4G नेटवर्क पर बनाया गया है। NSA पर SA का लाभ बेहतर आवाज़ की गुणवत्ता, तीव्र गति, बहुत कम लेटेंसी आदि होता है। इस SA 5G के समक्ष चुनौतियाँ, सभी फ़ोन में SA 5G का सपोर्ट नहीं करेंगे और इनमें कीमत भी अधिक होगी आदि। उपग्रह संचार के बारे में क्या सुर्खियाँ रही हैं? भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे की स्थापना और संचालन के लिए लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क पर सिफारिशें जारी की हैं। इनसे अब संबंधित तथ्य, यह SESG को गेटवे हब के रूप में जाना जाता है। यह अंतरिक्ष आधारित संचार नेटवर्क और जमीनी संचार नेटवर्क के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है। चलिए इसको देखते हैं। उपग्रह संचार। उपग्रह संचार क्या है? ऐसा कोई भी संचार लिंक जिसमें डेटा, सूचना, संचार के मार्ग के एक कृत्रिम उपग्रह शामिल होता है। जैसे भारत में GSAT-10 संचार उपग्रह, INSAT-3A आदि होता है। उपग्रह संचार के दो महत्वपूर्ण घटक में ग्राउंड सेगमेंट, स्थिर या चलायमान ट्रांसमिशन रिसेप्शन उपकरण, स्पेस सेगमेंट स्वयं उपग्रह होता है। सैटेलाइट संचार के लाभ में लंबी दूरी के संचार के लिए सस्ता विकल्प होता है, टेलीकॉम ऑपरेटर्स की पहुंच में विस्तार करता है, परस्पर दूर स्थित संस्थानों को कनेक्ट करने की क्षमता होती है तथा वैश्विक संचार में उपयोगी होता है। सैटेलाइट इंटरनेट। सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं यह एक प्रकार का वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन होता है जिसके तहत इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित उपग्रहों के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट सिग्नल प्रदान किया जाता है। सैटेलाइट आधारित कनेक्टिविटी भू स्थिर कक्षा, मध्य भूकक्षा, निम्न भूकक्षा का उपयोग कर प्रदान की जाती है। यह सैटेलाइट टेलीविज़न से अलग होती है तथा सैटेलाइट इंटरनेट सेवा में दो तरफा इंटरनेट सिग्नल का प्रवाह होता है। साथ ही इसके तहत डेटा के प्रवाह के लिए बहुत अधिक मात्रा में बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है। यह भूमिगत कॉपर या फाइबर नेटवर्क पर आधारित नहीं होता है। इसके तहत अंतरिक्ष में स्थापित उपग्रह को ब्रॉडबैंड सिग्नल भेजकर और उससे ब्रॉडबैंड सिग्नल प्राप्त करके इंटरनेट सेवाओं का संचालन किया जाता है तथा इसमें ऐसे उपकरण होते हैं जो जमीनी कनेक्टिविटी के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को इंटरनेट प्रोटोकॉल सिग्नल में परिवर्तित कर देते हैं। अन्य संचार नेटवर्क में वाईफाई। रेलटेल ने 22 राज्यों के 100 रेलवे स्टेशनों पर अपनी सार्वजनिक वाईफाई सेवाओं के लिए PM वाणी योजना आधारित पहुंच शुरू की है। रेलटेल रेल मंत्रालय के तहत एक मिनी रत्न सार्वजनिक उपक्रम है। वाईफाई नेटवर्क को रेलटेल और C द्वारा निर्मित मोबाइल ऐप वाई के माध्यम से एक्सेस किया जाता है। PM वाणी की शुरुआत दूरसंचार विभाग ने की, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट प्रदाताओं के माध्यम से ब्रॉडबैंड सुविधा प्रदान करना होता है। इससे देश में वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाने में मदद मिलती है। वाईफाई या वायरलेस फिडेलिटी एक वायरलेस नेटवर्किंग तकनीक है। यह डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट TV आदि जैसे उपकरणों को इंटरनेट एक्सेस प्रदान करती है। यह अलग अलग उपकरणों के बीच संचार स्थापित करने के लिए 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से 5 गीगाहर्ट्ज़ आवृत्ति बैंड के रेडियो फ्रिक्वेंसी या रेडियो वेव्स का उपयोग करती है। स्प्रिंगलाइटर नेट, यह रूस यूक्रेन युद्ध के कारण इंटरनेट में खंडित होने की संभावना है। स्प्रिंगलेट का उद्देश्य का अर्थ देशों तथा राजनीतिक उद्देश्यों में कंटेंट और फिल्टर करने या पूरी तरह से अवरुद्ध करने के लिए इंटरनेट की तेज़ी से खंडित होना होता है। चीन का ग्रेट फायरवॉल स्वदेशी रूप से विकसित ऑनलाइन सेवाओं को प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार की यह अमेरिकी तकनीकी दिग्गजों को बाहर रखता है। रूस ने 2019 में संप्रभु इंटरनेट कानून और ऑनलाइन आयरन कॉर्टन पारित किया था। इसमें देश के शीर्ष विश्व में अपना इंटरनेट डिस्कनेक्टेड करने में सक्षम बनाया था। अब आता है गीगामेश। गीगामेश एक अभिनव वायरलेस नेटवर्क समाधान है। यह उपनगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में फाइबर जैसे बैंडविड्थ इंटरनेट सेवाएं प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य 4G अवसंरचना में कंजेक्शन जैसे मुद्दों का समाधान करना है। साथ ही उच्च तकनीकी तथा सस्ती इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना होता है। इसे डीप टेक्स स्टार्टअप एक्सट्रॉम के विकसित किया है। इस स्टार्टअप को भारतीय विज्ञान संस्थान के अंतर्गत टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क ने समर्थन प्रदान किया है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सुर्खियों में क्यों? हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय सुपर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल के अनुसार वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कंपनियों को अपने ग्राहक सूचना से जुड़े रिकॉर्ड्स को बनाए रखने का निर्देश दिया है। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल या सर्ट-इन का मुख्यालय नई दिल्ली में है। सर्ट-इन के बारे में यह इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक कार्यात्मक संगठन होता है। यह कंप्यूटर सुरक्षा घटनाओं से निपटने हेतु राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। इसका उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 के तहत निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं। पहला, साइबर घटनाओं से जुड़ी सूचनाओं का संग्रह, विश्लेषण और प्रसार करना। दूसरा, साइबर सुरक्षा से जुड़े जोखिमों का पूर्वानुमान और चेतावनी करना। तीसरा, साइबर घटनाओं से अवरुद्ध संबद्ध अनुक्रिया गतिविधियों का समन्वय होता है। चौथा, साइबर संबंधी घटनाओं के लिए दिशा निर्देश जारी करना, सलाह, कार्यवाही एवं रिपोर्टिंग प्रदान करना होता है। सर्ट-इन के दिशा निर्देश एवं इसका विश्लेषण सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत सर्ट-इन द्वारा दिए गए निर्देशों को निर्दिष्ट किया गया है, जिसमें पहला है, सभी क्लाउड सेवा प्रदाताओं वीपीएन प्रदाताओं के लिए कम से कम 5 वर्षों तक व्यापक ग्राहक सूचनाओं की श्रृंखला को बनाए रखना आवश्यक होता है, यहाँ तक कि पंजीकरण के रद्द होने या वापस लेने के बाद भी संबंधित रिकॉर्ड या प्रबंधन अनिवार्य होगा। सर्ट-इन ने डेटा सेंटर कंपनियों और क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों को भी प्रयुक्त डेटा एकत्र करने तथा संग्रहित करने के लिए निर्देश दिया गया है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है? यह इंटरनेट माध्यम से रियल टाइम में डिवाइस से नेटवर्क तक एक इनक्रिप्टेड कनेक्शन होता है। वीपीएन के बारे में यह इसको सीक्वेंसिंग में दिखाया दिया है कि यह किस तरीके से वर्क करता है। अब इसके प्रकार देख लेते हैं। प्रकार में सिक्योर सॉफ्ट लेयर वीपीएन, साइट टू साइट वीपीएन और क्लाइंट टू सर्वर वीपीएन, इसके 3 प्रकार बताए गए हैं। वीपीएन का उपयोग करने वाले लाभ, आईपी एड्रेस और प्रोटोकॉल का इनक्रिप्शन होता है। वीपीएन के उपयोग से जुड़ी समस्याएं, क्षेत्राधिकार, यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह कहाँ स्थित है और कितना सुरक्षित है। डेटा की चोरी और साइबर सुरक्षा से संबंधित मुद्दे, इससे जुड़ी समस्याएं। अब आते हैं डार्कनेट के बारे में। डार्कनेट सुर्खियों में क्यों? जर्मनी ने रूस से जुड़े हाइड्रा मार्केट को बंद कर दिया है। इसे अवैध वस्तुओं और सेवाओं का दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना डार्कनेट मार्केट प्लेस माना जाता है। डार्कनेट के बारे में, इसे डार्क वेब के रूप में जाना जाता है। यह इंटरनेट का वह हिस्सा होता है जिसे गूगल जैसे पारंपरिक सर्च इंजनों के माध्यम से एक्सेस नहीं किया जा सकता। साथ ही इसे क्रोम या सफारी जैसे सामान्य ब्राउजर्स के माध्यम से एक्सेस नहीं किया जा सकता। इसमें आमतौर पर नॉन स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स का उपयोग किया जाता है, इसलिए यह इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या सरकारी अधिकारियों के लिए एक्सेसिबल नहीं होता है। डार्कनेट पर सभी कंटेंट इनक्रिप्टेड होता है और इसलिए इसके वेब पेज को एक्सेस करने के लिए विशेष प्रकार के ब्राउजर्स जैसे कि द ओनियन रिंग ब्राउजर की आवश्यकता होती है। डार्कनेट डीप वेब का केवल एक हिस्सा है। डीप वेब एक ऐसा व्यापक अवधारणा है जिसमें पासवर्ड द्वारा सुरक्षित साइट्स होती है। जनसामान्य के लिए आसानी से उपलब्ध और मानक सर्च इंजनों द्वारा एक्सेस किए जा सकने वाले इंटरनेट के भाग को सरफेस वेब कहते हैं। इसका उपयोग निम्नलिखित लोग करते हैं, जैसे पहले, दमनकारी व्यवस्था में काम करने वाले पत्रकारों और नागरिकों द्वारा, ताकि वे बिना किसी सरकारी सेंसरशिप के आपस में संवाद कर सकें। दूसरा, शोधकर्ताओं और छात्रों द्वारा, ताकि वे संबंधित विषयों पर शोध कर सकें। और तीसरा, कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा इत्यादि। डार्कनेट से जुड़ी हुई चिंताएं, यह गुमनाम अर्थात ज्ञात बने रहने की विकल्प प्रदान करता है। यह अवैध गतिविधियों के लिए सुरक्षित आश्रय है। इसमें निजता और नैतिकता संबंधी चिंताएं भी शामिल होती हैं। इसके माध्यम से नशीली दवाओं का कारोबार भी होता है। इसका उपयोग आतंकवादियों द्वारा संचार के माध्यम के रूप में किया जाता है आदि। कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यह क्या होती है, यह किस प्रकार से वर्क करती है और इसके क्या प्रकार होते हैं। चलिए इसको देखते हैं। यह कंप्यूटर विज्ञान का वह क्षेत्र होता है जो बुद्धिमान मशीनों के निर्माण पर केंद्रित होता है। ये मशीनें वे कार्य कर सकती हैं जिन्हें आमतौर पर दृश्यात्मक अनुभूति, आवाज़ की पहचान और भाषा के अनुवाद जैसी मानव बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है। यह कंप्यूटर को अनुभव से सीखने, नए इनपुट्स को समायोजित करने और मानव जैसे कार्य करने में सक्षम बनाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रकार, रिएक्टिव और लिमिटेड। रिएक्टिव, इसमें कोई स्मृति नहीं है, यह केवल अलग अलग घटनाओं के लिए प्रतिक्रिया देती है। लिमिटेड मेमोरी, यह सीखने और प्रक्रियाओं को बेहतर करने में स्मृति का उपयोग किया जाता है। तीसरा, यह थ्योरी ऑफ माइंड या
यह अन्य बुद्धिमान इकाइयों की ज़रूरतों को समझता है। सेल्फ अवेयर, इसमें मानव जैसी बुद्धिमत्ता और सेल्फ अवेयरनेस होती है। यह कहाँ इस्तेमाल होती है? विनिर्माण क्षेत्र में, गेमिंग में, गवर्नेंस में, स्वास्थ्य सेवाओं में, ऑटोमोबाइल में, वित्त में, शिक्षा में और व्यवसाय में। इसके अंतर्गत जैसे डीप लर्निंग आती है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है। डीप लर्निंग यह यह मशीन लर्निंग का एक उपसमुच्चय होता है। यह डीप आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क मॉडल का उपयोग करता है और स्वचालित रूप से डेटा प्रदर्शन का पदानुक्रम निर्मित होता है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यह मस्तिष्क से प्रेरित मशीन लर्निंग नेट मॉडल होता है। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जो कंप्यूटर को स्पष्ट रूप से प्रोग्राम किए बिना उदाहरणों को सीखने में सक्षम बनाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई भी तकनीक जो मशीनों को मनुष्य की तरह किसी कार्य को करने में सक्षम बनाती है। अब आता है जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाल ही में दुनिया भर में टेक कंपनियां अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करने के लिए जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर रही हैं। अन्य संबंधित तथ्य है, हाल के दिनों में जेनरेटिव एआई प्रोग्राम्स की लोकप्रियता में वृद्धि हुई है, जैसे ओपन एआई का चैट जीपीटी, गूगल का बार्ड एआई, डाल ई का कोडेक्स और GPT-3 आदि। ये प्रोग्राम ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर पर बने डीप लर्निंग मॉडल पर आधारित संवादात्मक एआई भाषाएं हैं। ये ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर डीप न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करता है तथा इंटरनेट पर उपलब्ध डेटा के संग्रह के माध्यम से प्रशिक्षित होता है। इससे यह मनुष्य की तरह टेक्स्ट जनरेट कर सकता है तथा प्रश्नों के उत्तर देने और संवाद करने जैसे अलग अलग कार्य कर सकता है। जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, यह एक ऐसा एल्गोरिथम होता है जिसका उपयोग ऑडियो, कोड, चित्र, टेक्स्ट, सिमुलेशन और वीडियो जैसे नए कंटेंट बनाने के लिए किया जाता है। इसे न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करके मशीन लर्निंग मॉडल को बड़ी मात्रा में डेटा के साथ प्रशिक्षित करके प्राप्त किया जाता है। इसके बाद इन मॉडल्स का उपयोग नए सिंथेटिक डेटा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है जो पहले से मौजूद डेटा के समान होते हैं। जेनरेटिव एआई के 3 प्रमुख फ्रेमवर्क या मॉडल हैं, जैसे जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क, ट्रांसफार्मर बेस्ड मॉडल और वेरिएशन ऑटो इनकोडर होता है। लेम्डा या लैंग्वेज मॉडल ऑफ डायलॉग एप्लीकेशन, संवाद अनुप्रयोगों के लिए भाषा मॉडल होता है। यह लैम्डा एक मशीन लर्निंग भाषा मॉडल है। इसे गूगल के नए चैटबॉट के रूप में निर्मित किया है। यह संवाद करते समय मनुष्यों की नकल करने में सक्षम होता है। BERT, चैट GPT-3 और अन्य भाषा मॉडल के समान लैम्डा भी ट्रांसफार्मर पर बनाया गया है। यह ट्रांसफार्मर एक न्यूरल या तंत्र का नेटवर्क की संरचना होती है। इसे गूगल ने 2017 में आविष्कृत और ओपन सोर्स किया था। यह आभासी रूप से अपने अनेक विषयों में मुक्त वार्तालाप से संलग्न होने में सक्षम होने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब आता है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भारत सुर्खियों में क्यों? भारत फ्रांस में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? यह GPAI एक बहुहितधारक अंतर्राष्ट्रीय पहल है जिसको 15 जून 2020 में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जिम्मेदारीपूर्ण विकास और उपयोग का मार्गदर्शन करना होता है। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है तथा भारत इसका वर्तमान में अध्यक्ष है। इसकी सदस्यता में वर्तमान में GPAI के 29 सदस्य होते हैं। GPAI की सदस्यता सभी देशों के लिए खुली है। भारत वर्ष 2020 में इस समूह के संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ था। इसका सचिवालय आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में स्थित है। संबंधित सुर्खियों: युवाओं के लिए जिम्मेदार AI 2022। राष्ट्रीय गवर्नेंस प्रभाग ने इंटेल इंडिया के सहयोग से युवाओं के लिए जिम्मेदार AI 2022 कार्यक्रम लॉन्च किया है। यह प्रभाग इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य स्कूली छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल में सक्षम बनाना है तथा उनका कौशल विकास विशेष रूप से व्यवहारिक और क्रियाशील अधिगम और मेंटरशिप के अवसरों के माध्यम से समावेशी रूप से किया जाएगा। यह कार्यक्रम संपूर्ण भारत में कक्षा 8 से कक्षा 12वीं के स्कूली छात्रों के लिए खुला हुआ है। अब देखते हैं 4D प्रिंटिंग। 4D प्रिंटिंग सुर्खियों में क्यों? हाल के वर्षों में 4D प्रिंटिंग तकनीक ने सर्जरी, हाइपरथर्मिया, कीमोथेरेपी, चिकित्सीय उपकरणों जैसे कैंसर उपचार की क्षमता को बढ़ाया है। 4D प्रिंटिंग के बारे में, यह 3D प्रिंटिंग का नवीन रूप है तथा इसमें सामग्रियों का उपयोग उत्पादन के बाद आकार बदलने में सक्षम वस्तुओं को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। उत्पादन के बाद रूपांतरण शुरू करने के लिए नमी, तापमान, प्रकाश, विद्युत प्रवाह, तनाव, pH जैसे उत्प्रेरकों की आवश्यकता होती है। इसमें हाइड्रोजल थर्मो रिस्पॉन्सिव, फोटोमैग्नेटिक रिस्पॉन्सिव, पीजो इलेक्ट्रिक सामग्री, pH रिस्पॉन्सिव आदि सामग्रियाँ प्रयुक्त होती हैं।
इसके गुण में सेल्फ असेंसिव, सेल्फ अटेंडेबिलिटी, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ मेमोरी, सेल्फ कैपेबिलिटी आदि होती है। प्रिंटिंग टेक्निक 3D में उपयोग की जाने वाली तकनीकों के समान जैसे कि फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग, जेट 3D प्रिंटिंग, सेलेक्टिव लेजर मेटलिंग, डायरेक्ट इंटरराइटिंग, इलेक्ट्रॉनिक बीम मेल्टिंग आदि होते हैं। इसका उपयोग चिकित्सा, जैव प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, ऑटोमोबाइल, एरोस्पेस, वस्त्र, फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के क्षेत्र में किया जाता है। इससे संबंधित अवधारणाएं कौन कौन सी हैं? योगात्मक विनिर्माण या 3D प्रिंटिंग। योगात्मक विनिर्माण या 3D प्रिंटिंग एक ऐसी प्रौद्योगिकी होती है जो डिजिटल 3D मॉडल या कंप्यूटर एडेड डिजाइन मॉडल की मदद से सामग्री को परत दर परत जोड़ने की क्रिया त्रिविमीय वस्तु द्वारा निर्मित की जाती है। त्रिविमीय वस्तु तैयार करने के लिए निक्षेपण या घनीकरण की प्रक्रिया को कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये वस्तुएं लगभग किसी भी आकार या ज्यामिति की होती हैं। इनका वजन हल्के तथा अधिक जटिल डिजाइनों के निर्माण को सक्षम बनाता है, जिसका पारंपरिक सांचों, मोल्ड, मिलिंग या मशीनिंग द्वारा निर्माण करना अत्यधिक कठिन या लचीला होता है। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन सुर्खियों में क्यों? बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से आधुनिक सुरक्षित संचार की खोज की है। क्वांटम प्रौद्योगिकी के बारे में। क्वांटम प्रौद्योगिकी का उद्देश्य क्वांटम भौतिकी के नियमों का उपयोग करना होता है जो एटॉमिक और सब एटॉमिक स्तर पर पदार्थों तथा ऊर्जा के व्यवहार का वर्णन करते हैं। यह पारंपरिक भौतिकी से अलग है जिनमें कोई वस्तु एक समय में एक ही स्थान पर मौजूद हो सकते हैं। उदाहरण के लिए पारंपरिक कंप्यूटर द्विआधारी भौतिकी अवस्था का उपयोग करके संचालित होते हैं, जिसका अर्थ है इनका संचालन दो स्थितियों में से एक पर आधारित होता है। क्वांटम प्रौद्योगिकी के संभावित उपयोग। क्वांटम कंप्यूटिंग में, क्वांटम संचार में, क्वांटम सिम्युलेशन में और क्वांटम सेंसिंग और मेट्रोलॉजी में या माप पद्धति में इसका उपयोग किया जाता है। इससे संबंधित तथ्य। इसे QNU लैब्स ने रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार की मदद से QKD प्रणाली विकसित की है। IDX रक्षा विनिर्माण संगठन का एक ऑपरेशनल फ्रेमवर्क है जो रक्षा मंत्रालय के तहत स्पेशल पर्पस व्हीकल है। IDEX का उद्देश्य विशेष रूप से रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र में नवाचार, उद्यमिता तथा प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए एक परिवेश का निर्माण करना होता है। QKD के बारे में, यह एक सुरक्षित संचार प्रौद्योगिकी है। इसके तहत क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल के निर्माण के लिए क्वांटम भौतिकी का उपयोग किया जाता है। इसके तहत संचार में शामिल दो पक्ष एक साझा गोपनीय कुंजी उत्पन्न करते हैं। इस कुंजी का उपयोग मैसेज को एन्क्रिप्टेड और डिक्रिप्टेड करने के लिए किया जाता है। पारंपरिक क्रिप्टोग्राफी में सुरक्षा आमतौर पर एक तथ्य पर आधारित होती है। संभावित हैकर हमलावर एक निश्चित गणितीय समस्या को हल करने में असमर्थ होता है, जबकि QKD में क्वांटम भौतिकी के नियमों के माध्यम से सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। इसके दो नियम हैं, सुपरपोजिशनिंग और एंगेलमेंट होता है। क्वांटम कुंजी का वितरण यह कैसे काम करता है? क्वांटम का डिस्ट्रीब्यूशन। इसके तहत उपयोगकर्ता बिना किसी चिंता के अपने डेटा को संचारित कर सकता है। उसका डेटा कोई व्यक्ति इंटरप्ट कर सकता है। इसमें इसका ग्राफ दिखाया गया है। इसमें सबसे ऊपर प्रेषक उपग्रह को विशेष क्वांटम अवस्था के दो एंगलमेंट फोटोन उत्पन्न करने का निर्देश देता है। दूसरे में यह फोटोन दोनों ग्राउंड स्टेशनों पर भेजे जाते हैं। तीसरा में प्रेषक और प्राप्तकर्ता द्वारा फोटोन की क्वांटम स्थिति की तुलना में यह जांचने के लिए किया जाता है कि क्या उन्हें इंटरप्ट किया गया है। यदि नहीं तो डेटा को एन्क्रिप्ट करने के लिए कोड बनाते हुए फोटोन का उपयोग किया जाता है। चौथे में इसके पश्चात एन्क्रिप्टेड डेटा को पारंपरिक संचार माध्यमों की तुलना में सुरक्षित रूप से भेजा जा सकता है। संबंधित सुर्खियों में क्वांटम इंटरनेट की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए शोधकर्ताओं ने क्वांटम सूचकांकों को एक बुनियादी नेटवर्क का सफलतापूर्वक टेलीपैथ किया है। क्वांटम इंटरनेट एक नए प्रकार के नेटवर्क के निर्माण के लिए क्वांटम कंप्यूटरों के सैद्धांतिक उपयोग का आधारित एक विचार होता है। यह परंपरागत नेटवर्क इंटरनेट के विपरीत होता है तथा यह इंटरनेट बाइनरी सिग्नल के उपयोग के माध्यम से संचालित होता है। इसके विपरीत क्वांटम इंटरनेट एक ही समय में 0 या 1 दोनों के रूप में सूचना की एन्कोडेड करने के लिए क्वांटम बिट्स या क्यूबिट्स का उपयोग करता है। अब आते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक प्रौद्योगिकी। प्रूफ ऑफ स्टेक टेक्नोलॉजी सुर्खियों में क्यों? एथेरियम ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म अब मर्ज सॉफ्टवेयर का उपयोग करने लगा है। यह प्रूफ ऑफ स्टेक तंत्र का काम करता है। मर्ज और प्रूफ स्टेक के बारे में, एथेरियम एक विकेंद्रीकृत ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म होता है। इसका उपयोग विकेंद्रीकृत ऐप्स, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और यहाँ तक कि क्रिप्टो टोकन बनाने में भी किया जाता है। मर्ज
मर्ज एक सॉफ्टवेयर अपग्रेड होता है जिसका उद्देश्य इथेरियम ब्लॉकचेन पर लेन देन करने के लिए होने वाली ऊर्जा की खपत को कम करना होता है। ब्लॉकचेन एक वितरित या विकेंद्रीकृत लेजर तकनीक होती है। इसे पहली बार क्रिप्टो करेंसी के डिजाइन और विकास में प्रस्तुत किया गया था। इसके तहत ब्लॉकचेन की सर्वसम्मति आधारित प्रणाली होती है, प्रूफ ऑफ वर्क की बजाय प्रूफ ऑफ स्टेक पर काम करती है। नई सर्वसम्मति आधारित प्रणाली का महत्व क्रिप्टो माइनिंग का स्थानीय समुदायों पर कम प्रभाव, पर्यावरणीय दृष्टि से जागरूक कदम, बेहतर सुरक्षा, व्यापक प्रभाव के रूप में क्रिप्टो और वेब3 से संबंधित उद्योग, जलवायु संबंधी कार्रवाइयों में सकारात्मक योगदान कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक के बारे में। प्रूफ ऑफ वर्क, बिटकॉइन वस्तुतः बिटकॉइन क्या होता है, सबसे पहले बिटकॉइन के बारे में देखते हैं। बिटकॉइन माइनिंग, बिटकॉइन यह जटिल पहेलियों को हल करके एक नई बिटकॉइन बनाने की प्रक्रिया होती है। इसमें गणितीय पहेलियों को हल करने के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले विशेष चिप्स से लैस कंप्यूटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। माइनिंग के कार्य को सामान्यतः बिजली की सस्ती दरों या ठंडे मौसम वाले देशों में अधिक किया जाता है, जैसे चीन, यूएसए, रूस, कजाकिस्तान आदि आते हैं। इसकी ब्लॉकचेन में लेन देन कैसे किया जाता है इसको दिखाया गया है। प्रूफ ऑफ वर्क, यह बिटकॉइन वस्तुतः माइनिंग प्रक्रिया के माध्यम से ब्लॉकों के निर्माण और नेटवर्क की अखंडता को विनियमित करने के लिए प्रूफ ऑफ वर्क का उपयोग किया जाता है। इसकी कार्यप्रणाली, इसके तहत तय श्रृंखला में एक ब्लॉक को भी जोड़ने के लिए माइनर को अपनी कंप्यूटर प्रोसेसिंग क्षमता द्वारा प्रतिस्पर्धी तरीके से कठिन गणितीय पहेली को हल करना होता है तथा क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क के तहत 51% माइनिंग हैश रेट को नियंत्रित करने वाले माइनर को समूह द्वारा ही श्रृंखला में संदिग्ध ब्लॉक को जोड़ा जाता है और पहेली को हल करने वाले पहले माइनर को उसके काम के लिए पुरस्कृत किया जाता है। इसमें ऊर्जा खपत, POW में ऊर्जा की अधिक खपत होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके तहत नेटवर्क पर सभी माइनर्स को लेन देन करने और लेन देन की सत्यापित करने की अनुमति होती है। और प्रूफ ऑफ स्टेक एक वैकल्पिक सर्वसम्मति आधारित प्रणाली होती है। इसके तहत टोकन के मालिकों को नेटवर्क का नियंत्रण सौंपा जाता है। प्रूफ ऑफ स्टेक इसके तहत किसी भी प्रतिस्पर्धा के बिना उपयोगकर्ता की हिस्सेदारी के आधार पर एल्गोरिथम के माध्यम से ब्लॉक निर्माता को चुना जाता है। क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क पर मौजूदा है कुल क्रिप्टो करेंसी के 51% हिस्से को धारक ही श्रृंखला में किसी संदिग्ध ब्लॉक को जोड़ सकते हैं। इसके अंतर्गत ब्लॉक के निर्माण हेतु पुरस्कृत नहीं किया जा सकता, इसलिए ब्लॉक निर्माता द्वारा लेन देन शुल्क वसूल किया जाता है। POS के तहत माइनर्स की जगह वैलिडेटर्स का उपयोग किया जाता है। इसमें केवल शीर्ष हितधारकों को ही वैलिडेटर्स बनाया जाता है। इसके परिणामस्वरूप ऊर्जा की कम खपत होती है। अब आता है NFT या नॉन फंजिबल टोकन्स। NFT एक डिजिटल ऑब्जेक्ट है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी द्वारा आधारित प्रामाणिकता के प्रमाण पत्र के साथ ड्राइंग, एनिमेशन, संगीत का खंड, फोटो या वीडियो हो सकता है। इसकी विशेषताएं, सभी NFT एक अनूठी विशेषता होती है। किसी भी अन्य समान टोकन से भिन्न मूल्य होता है तथा यह डिजिटल रूप में दुर्लभ होता है और इसे संपूर्ण रूप से क्रय विक्रय किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रतिमूल्य टोकन के विपरीत उन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता। अब आते हैं चेहरा पहचान प्रणाली, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। यह सुर्खियों में क्यों? चेहरा पहचान प्रणाली का प्रथम चरण में मार्च 2023 तक कोलकाता, वाराणसी, पुणे, विजयवाड़ा, बेंगलुरु, दिल्ली और हैदराबाद हवाई अड्डों पर स्थापित की जाएगी। अन्य संबंधित तत्व, FRS डिजी यात्रा पहल का हिस्सा है। इसका उद्देश्य हवाई अड्डों पर यात्रियों की बाधा रहित तथा बिना परेशानी की आवाजाही सुनिश्चित करना और उनकी सुरक्षा में सुधार करना है। इस पहल के साथ सरकार टिकट बुकिंग, हवाई अड्डे पर प्रवेश और बोर्डिंग पास, सिक्योरिटी चेक इन डिजिटल बनाने पर विचार कर रही है। डिजी यात्रा सेंटर इकोसिस्टम बनाने के लिए डिजी यात्रा फाउंडेशन की स्थापना की गई है। यह एक संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में कार्य करेगी। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के बारे में, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम किसी व्यक्ति के चेहरे के माध्यम से उसकी पहचान करने या पहचान की पुष्टि करने का तरीका होता है। इसका उपयोग फोटो, वीडियो या रियल टाइम में फोटो की पहचान करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर एल्गोरिथम गाल की हड्डियों के आकार, होठों की आकृतियों की आदि का मापन करता है, फिर इन्हें एक संख्यात्मक कोड में परिवर्तित करता है। इसे फेस प्रिंट कहा जाता है। सत्यापन या पहचान के लिए सिस्टम फेस प्रिंट के एक बड़े मौजूदा डेटाबेस के रूप में नए फेस प्रिंट की तुलना करता है। FRS के उपयोग, FRS प्रवेश सुरक्षा जांच आदि जैसे चेक पॉइंट्स पर स्वचालित और तेज प्रोसेसिंग हो सकती है। यह अपराध की जांच में सुविधा होगी तथा अपराधियों और गुमशुदा बच्चों या व्यक्तियों, अज्ञात शवों आदि की पहचान हो सकेगी। और इससे जुड़ी चिंताएं, यह सरकार द्वारा प्रायोजित व्यापक निगरानी के लिए दुरुपयोग किया जा सकता है तथा निजता का उल्लंघन हो सकता है और डेटा संरक्षण कानून के अभाव में यथोचित प्रक्रिया में उल्लंघन हो सकता है। इसमें सबसे पहले क्या होता है, जब FRS की कैसे काम करता है, इसमें सबसे पहले व्यक्ति की तस्वीर ली जाती है और उसको स्कैन किया जाता है।
वह चेहरे पर डेटा प्राप्त करना होता है तथा डेटाबेस से तुलना करते हैं, फिर मिलान और पहचान करते हैं। ये 4 तरीके की प्रक्रिया होती है, इस प्रोसेसिंग से होकर गुजारना होता है। एक्सटेंडेड रियलिटी इलेक्ट्रॉनिक और सूचना मंत्रालय द्वारा स्टार्टअप हब और मेटा भारत में XR प्रौद्योगिकी स्टार्टअप में तेजी लाने के लिए सहयोग कर रहे हैं। XR या विस्तारित वास्तविकता या विविध प्रकार की डिजिटल और वास्तविक सूचना को शामिल करते हुए अनुभवकर्ता को प्रदान करने के लिए रियल वर्ल्ड अनुभवों के लिए प्रयुक्त एक शब्दावली होती है। यह संवर्धित वास्तविकता होती है, मिश्रित वास्तविकता तथा आभासी वास्तविकता, इस तरीके से ये होता है। इसके उपयोग में चिकित्सा के क्षेत्र में, मनोरंजन और गेमिंग के उद्योग में, अभियांत्रिकी और विनिर्माण डिजाइन का गहन सिमुलेशन और विश्लेषण करने में, ऑगमेंटिंग रियलिटी के माध्यम से शैक्षणिक अनुप्रयोग में और रिमोट कार्य में सहायक होता है। अब देखते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। सुर्खियों में क्यों? दिल्ली हवाई अड्डा चेक इन सामान को ट्रैक करने के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सक्षम टैग का इस्तेमाल करने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा बन गया है। इसकी विभिन्न प्रकार की वायरलेस तकनीकें। रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के बारे में, यह एक वायरलेस सिस्टम होता है। इसमें टैग और रीडर नामक 2 घटक होती हैं। इसकी कार्यात्मक सीमा टैग को रीड करने की दूरी उपयोग की जाने वाली आवृत्ति 300 गीगाहर्ट्ज से 9 किलोहर्ट्ज तक कम पर निर्भर करती है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, RFID टैग को रीड करने के लिए लाइन ऑफ साइट में होना अनिवार्य नहीं होता है। यह टैग संग्रहित डेटा रियल टाइम को अपडेट हो सकता है। अब आता है क्विक रिस्पॉन्स बारकोड या QR कोड। QR कोड, इसके बारे में, यह एक द्विआयामी संस्करण होता है। इसे डिजिटल डिवाइस द्वारा आसानी से पढ़ा जा सकता है। इसके आदर्श स्कैनिंग की स्थिति आकार से दूरी अनुपात 1:10 होती है तथा स्कैन करने के लिए लाइन ऑफ साइट में होना अनिवार्य होता है, इसलिए इन रियल टाइम ट्रैकिंग नहीं होती है। नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी NFC एक अल्प दूरी का वायरलेस कनेक्टिविटी नेटवर्क तकनीक होती है। यह NFC सक्षम उपकरणों को एक दूसरे के साथ संचार करने और सिंगल टच के साथ सूचना और शीघ्र एवं आसानी से प्रेषित करने में सक्षम बनाती है। डेटा ट्रांसफर के लिए NFC सक्षम उपकरणों द्वारा एक दूसरे को या तो भौतिक रूप से टच करना चाहिए या ऐसे कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर होना चाहिए। इससे संबंधित अन्य जानकारी में सिंगल टच के साथ योजना को शीघ्र एवं आसानी से प्रेषित कर सकते हैं। अब आता है इंडिया स्टेट सुर्खियों में क्यों? इंडिया स्टेट नॉलेज एक्सचेंज 2022 कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। संबंधित तथ्य, इससे पहले भारत में इंडिया स्टेट .ग्लोबल पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। यह पोर्टल इंडिया स्टेट पर उपलब्ध सभी प्रमुख परियोजनाओं का एकल भंडार है। इंडिया स्टेट ग्लोबल डिजिटल पब्लिक गुड्स रिपोजिटरी में योगदान करने के लिए एक वैश्विक पहुंच प्रदान करता है। इसके बारे में, यह ओपन APIs और डिजिटल पब्लिक गुड्स का संग्रह होता है। इसका अर्थ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है। एक सॉफ्टवेयर मध्यस्थ के रूप में यह 2 एप्लीकेशंस को एक दूसरे से संपर्क करने की सुविधा प्रदान करता है। इंडिया स्टेक के आधार पर कोविन, डिजी लॉकर, आरोग्य सेतु, ई-संजीवनी, उमंग ऐप, दीक्षा पोर्टल आदि के API शामिल होते हैं। इसका लक्ष्य जनसंख्या के अधिकांश हिस्से के लिए पहचान, डेटा और भुगतान के आर्थिक अवसरों पर उपलब्ध कराना होता है। इसके इंडिया स्टेक की 4 तकनीकें उपस्थित ई-रहित सेवा, कागज रहित सेवा, नकदी रहित सेवा और सहमति आधारित सेवा, इसकी 4 टेक्निक सेवाएं हैं। अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों में, पहल दिशा निर्देश कार्यक्रम एवं फोरम। इंटरनेट के भविष्य पर वैश्विक घोषणा पर, भारत इंटरनेट के भविष्य पर वैश्विक घोषणा पत्र में शामिल नहीं हुआ है। यह घोषणा इंटरनेट और डिजिटल प्रौद्योगिकियों के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण के विकास हेतु भागीदारी के लिए एक राजनीतिक प्रतिबद्धता है। इसका उपयोग इंटरनेट को खुला, स्वतंत्र और तटस्थ बनाए रखना होता है। यह भारत, चीन और रूस उन बड़े देशों में शामिल है जो घोषणा का हिस्सा नहीं है। इंटरनेट गवर्नेंस, हाल ही में इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2022 में संपन्न हुआ। यह इंडिया IGF UN इंटरनेट ग्लोबल गवर्नेंस फोरम से जुड़ी एक पहल है। इंडिया IGF इंटरनेट से संबंधित लोक नीति के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अलग अलग हितधारकों को एक मंच पर लाता है। इसमें फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर, कोड, लॉजिकल लेयर, कंटेंट लेयर और सुरक्षा शामिल है तथा इसकी कोई एकल प्रभारी संस्था नहीं है। इसमें प्रमुख अभिकर्ता इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स होते हैं। IGF इंटरनेट कंपनियां, गैर सरकारी संगठन आदि इसके प्रमुख अभिकर्ता होते हैं तथा भारत इंटरनेट गवर्नेंस के मामले में बहुहितधारक दृष्टिकोण का भी समर्थन करता है। अब आते हैं नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया।
यह डिजिटल इंडिया विजन के तहत पश्चिम बंगाल में 2 नए इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट्स स्थापित किए गए हैं। यह IXP एक भौतिक नेटवर्क एक्सेस पॉइंट होता है जो प्राथमिक नेटवर्क प्रदाता इससे अपने नेटवर्क को जोड़ते हैं और ट्रैफिक का आदान प्रदान करते हैं। NIXI यह इसे 2003 में एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य परस्पर संबंध ISP सदस्यों के बीच घरेलू इंटरनेट ट्रैफिक के आदान प्रदान को सुगम बनाना होता है। टू अफ्रीका पर्ल्स मेटा या फेसबुक भारत में टू अफ्रीका पर्ल्स का विस्तार करने के लिए भारतीय एयरटेल के साथ साझेदारी करेंगे। टू अफ्रीका पर्ल्स समुद्र के नीचे बिछाई जाने वाली दुनिया की सबसे लंबी केबल प्रणालियों में से एक है। यह प्रणाली अफ्रीका, एशिया और यूरोपीय देशों को आपस में जोड़ेगी। साथ ही यह भारत में फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड इंटरनेट की कनेक्टिविटी में भी सुधार करेगी। ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क, यह हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने अपने ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में 3 कंपनियों को शामिल करने की घोषणा की है, जिसमें पहला सिप्ला की इंदौर ओरल सॉलिड डोजेज, हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी और चेन्नई में श्री सिटी स्थित मॉन्डेलेज। ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क एक मैकिंजी एंड कंपनी के सहयोग से विश्व आर्थिक मंच द्वारा संचालित एक पहल है। ITU क्षेत्रीय मानकीकरण फोरम, हाल ही में संचार मंत्रालय ने एशिया और ओशिनिया क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के RSF की मेजबानी की है। यह विचारों के रचनात्मक आदान प्रदान के लिए एक मंच होता है। ITU के बारे में, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है तथा इसमें 193 सदस्य देश हैं तथा यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। डिजीलॉकर इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजीलॉकर को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में से संबंधित व्यक्तियों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को संग्रहित करने या एक्सेस करने में सक्षम बनाया। डिजीलॉकर या डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की प्रमुख पहले यह डिजिटल रूप से दस्तावेज या प्रमाण पत्र जारी करने, संग्रहित करने तथा उनका सत्यापन करने का एक मंच है। यह सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2016 के तहत 9A के अनुसार डिजीलॉकर प्रणाली में दस्तावेजों को मूल भौतिक दस्तावेजों के समान माना जाता है। डिजीलॉकर का उद्देश्य भौतिक दस्तावेजों के उपयोग को कम करना और ई-दस्तावेज को साझा करने के में एजेंसियों को सक्षम बनाना होता है। दूरसंचार क्षेत्र में IPR बढ़ावा देने के रोडमैप, यह दूरसंचार विभाग दूरसंचार क्षेत्र में बौद्धिक संपदा अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक रोडमैप पर विचार कर रहा है, जिसमें प्रस्तावित रोडमैप में सॉवरेन पेटेंट फंड, भारत टेक्नोलॉजी बैंक और डिजिटल बौद्धिक संपदा प्रबंधन बोर्ड शामिल हैं। प्रौद्योगिकियाँ एवं अवधारणाएँ। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सरकार ने FM रेडियो चरण 3 के नीतिगत दिशा निर्देशों में संशोधन को मंजूरी प्रदान की है। इसका उद्देश्य पात्रता संबंधी मानदंड को सरल बनाना होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 88 से 108 गीगाहर्ट्ज एक मॉड्यूलेशन प्रक्रिया को संदर्भित करता है। इसमें फेज और एम्पलीट्यूड को स्थिर रखते हुए वाहक तरंग की आवृत्ति को व्यवस्थित किया जाता है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में अन्य को स्थिर रखते हुए वाहक तरंग एम्पलीट्यूड में बदल दिया जाता है। फेज मॉड्यूलेशन में वाहक फेज एंगल को बदल दिया जाता है। इसके गुण हस्तक्षेप के लिए लचीलापन, मॉड्यूलेट करने में आसान आदि। इसके दोस्त हैं खराब स्पेक्ट्रल दक्षता तथा अधिक जटिल डीमॉड्यूलेटर की आवश्यकता आदि। उपयोग प्रसारण, टीवी और ऑडियो प्रसारण आदि में होता है। एम्बेडेड सिम या ई-सिम। एम्बेडेड सिम भारतीय दूरसंचार विनिर्माण प्राधिकरण ने मशीन टू मशीन संचार के लिए ई-सिम पर परामर्श पत्र जारी किया है। ई-सिम एक फॉर्म फैक्टर होता है या फॉर्म में भौतिक रूप से लगा होता है। ई-सिम प्रोग्रामेबल सिम कार्ड का एक रूप होता है जो सोल्डरिंग द्वारा डिवाइस के प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में स्थायी रूप लगा दिया जाता है। इसे हटाया नहीं जाता तथा इसमें सिम कार्ड को भौतिक रूप से बदले बिना किसी रेडियो प्रोविजनिंग के द्वारा सिम प्रोफाइलिंग में परिवर्तित किया जाता है। आर्यभट्ट फर्स्ट भारतीय विज्ञान संस्थान ने शोधकर्ताओं ने आर्यभट्ट फर्स्ट नामक एनालॉग चिपसेट का प्रोटोटाइप विकसित किया है। आर्यभट्ट फर्स्ट एनालॉग रिकॉग्निफिकेशन टेक्नोलॉजी एंड वॉइस स्कैनेबल हार्डवेयर फॉर AI टॉक्स होता है। अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में पाए जाने वाले डिजिटल चिप्स की तुलना में यह अधिक तेज होगा और इससे कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एप्लीकेशन जैसे ऑब्जेक्ट या स्पीच रिकॉग्निशन के लिए मददगार सिद्ध हो सकता है तथा यह विभिन्न मशीन लर्निंग संरचनाओं को प्रोग्राम किया जा सकता है। इससे तापमान में अलग अलग स्तरों पर संचालित किया जाता है। अब साइबर सुरक्षा पर दिए गए दिशा निर्देश। भारतीय कंप्यूटर आपात प्रक्रिया में साइबर सुरक्षा में जारी किए गए निर्देश हैं।
इसमें सूचना सुरक्षा प्रथाओं साइबर घटनाओं की रिपोर्टिंग से संबंधित है। इसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2002 के तहत जारी किया गया है। प्रमुख दिशा निर्देश में इसमें सभी सरकारी और निजी कंपनियों एजेंसियों को अनिवार्य रूप से 6 घंटे के भीतर सभी साइबर उल्लंघन की घटनाओं की रिपोर्ट सर्टिन में करनी होगी। सभी सेवा प्रदाताओं, मध्यस्थों, डेटा सेंटर और सरकारी संगठनों को अनिवार्य रूप से अपने सभी संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली को लॉन्ग को सक्रिय करना होगा। 180 दिनों की रोलिंग अवधि के लिए लॉन्ग को सुरक्षित रूप से बनाए रखना होगा। साथ ही इस पर भारतीय अधिकार क्षेत्र में बनाए रखना होगा तथा कानून के तहत अनिवार्य रूप से 5 वर्ष या उससे अधिक अवधि तक इस जानकारियों को सुरक्षित रखना होता है। अब आते हैं क्रिप्टोजैकिंग। क्रिप्टोजैकिंग एक साइबर हमला है। इसका पता लगाना मुश्किल है। इसमें एक कंप्यूटिंग डिवाइस को हमलावर हैक कर सकते हैं। इसके बाद वह अवैध रूप से क्रिप्टो करेंसी के कॉइन माइनिंग के लिए इसके संशोधन का उपयोग करते हैं। कॉइन माइनिंग एक वैध या प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया है। इसका उपयोग नए क्रिप्टो कॉइन्स को प्रचलन में लाने या लेन देन में सत्यापित करने के लिए किया जाता है। इसमें ब्लॉकचेन में जोड़े जाने वाले सत्यापित लेन देन के ब्लॉक्स उत्पन्न करने के लिए जटिल कम्युनिकेशन समस्याओं को हल करना शामिल होता है। ब्लूबगिंग यह एक हैकिंग का एक रूप होता है। यह साइबर हमलावरों में अपने खोज योग्य ब्लूटूथ कनेक्शन के माध्यम से एक डिवाइस तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। इसके अंतर्गत ब्लूटूथ कनेक्शन स्थापित होने के बाद हैकर्स प्रमाणीकरण को बाईपास करने के लिए ब्रूट फोर्स हमलों का उपयोग करते हैं। एक बार किसी डिवाइस में ब्लू बग आ जाने के बाद एक हैकर कॉल सुन सकता है, संदेश पढ़ सकता है, भेज भी सकता है, साथ ही संपर्कों को चुरा सकता है, उन्हें बदल भी सकता है। इसे रोकने के उपाय: उपयोग में न होने वाले ब्लूटूथ को बंद करना, डिवाइस को अपडेट करते रहना तथा सार्वजनिक वाईफाई का सीमित उपयोग करना आदि होता है। हर्मिट एक नया स्पाईवेयर है। इसमें एंड्रॉयड, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों उपकरणों को प्रभावित करने की क्षमता होती है। हर्मिट एक वाणिज्यिक स्पाईवेयर होता है। इसका कजाकिस्तान, इटली, उत्तरी एशिया की सरकारों ने अपने नागरिकों का उपयोग किया है। ऐसा स्पाईवेयर एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर या मेलवेयर होता है। इसे गुप्त डेटा ट्रांसमिशन के माध्यम से संवेदनशील जानकारी चुराने के लिए कंप्यूटिंग डिवाइस का स्थापित किया जाता है। अन्य में परमपुरल एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर होता है। इसे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत द्वितीय चरण के तहत NIT तिरुचिरापल्ली में स्थापित किया गया है। परमपुरल के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले अधिकांश घटकों का निर्माण देश में ही हुआ है। साथ ही उनकी असेंबलिंग भी देश के भीतर ही हुई है तथा NSM के तहत अब तक 24 पेटाफ्लॉप्स की कंप्यूटर क्षमता के साथ देश भर में 15 सुपर कंप्यूटर स्थापित किए जा चुके हैं तथा स्वदेशी रूप से असेंबल किया गया पहला सुपर कंप्यूटर परम शिवाय था। टू रैंडम नंबर जनरेटर भारतीय विज्ञान संस्थान ने एक TRNG विकसित किया है। यह डेटा इनक्रिप्शन में सुधार कर सकता है, साथ ही संवेदनशील डिजिटल डेटा के लिए बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है। इनक्रिप्टेड सूचना को केवल अधिकृत उपयोगकर्ता द्वारा ही डिकोडेड किया जाता है और इन अधिकृत उपयोगकर्ताओं की क्रिप्टोग्राफिक कुंजी तक पहुंच होती है। तेहान टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनॉमस नेविगेशन। इसे भारत के पहले स्वायत्त नेविगेशन सुरक्षा केंद्र तेहान का उद्घाटन IIT हैदराबाद में किया गया है। इसे मानव रहित जमीनी तथा हवाई वाहन परीक्षण दोनों के लिए विकसित किया गया है। तेहान विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक बहुविषयक पहल होती है। इसका उद्देश्य भारत को भविष्य और अगली पीढ़ी की स्मार्ट मोबिलिटी तकनीक में एक वैश्विक दिग्गज बनाना है। तेहान उद्योगों, अनुसंधानों और विकास प्रयोगशालाओं तथा शिक्षाविदों को स्वायत्त नेविगेशन में अनुसंधान के लिए एक मंच प्रदान करता है। तेहान राष्ट्रीय अंतःविषय साइबर भौतिकी प्रणाली मिशन के तहत 25 प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्रों में से एक है। यहाँ पर हमारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी या स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।